हेलो स्टूडेंट, आज हम नया असेंबली के साथ आए हैं। पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग द रेशनल नंबर इज, कौन सा यहाँ रेशनल नंबर है? देखिए, √2 रेशनल नंबर नहीं है, पाई रेशनल नंबर नहीं है, √5 रेशनल नंबर नहीं है, पर √4 का स्क्वायर पॉसिबल है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर 2। ठीक है। बी पार्ट इसका, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x⁴ - 4x + 3 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, मतलब कि आपको डी निकालना है यहाँ पे। तो आपने डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। b आपके पास -4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो यहाँ 24। तो 16 - 24 d = -8। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? आपका -8। थर्ड क्वेश्चन इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0। डी पार्ट इसका, 30 टर्म ऑफ एन एपी 10,7,4 ... इज। इस एपी का 30 हमारा टर्म कौन सी होगी? तो आप यहां देखो, एपी देर का ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 10 है। डी मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 - a1 बोलो या a3 - a2 बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैंने कहा डी = क्या करा मैंने? 7 - 10 करा, तो -3 आ गया। और मुझे a30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो a30 = a + 29d। तो a की वैल्यू है 10 + 29 इंटू -3। इसका मतलब 29 इंटू -3 -87। 10 में से -87 कैंसिल हुआ, क्या है? -77। इसका ई पार्ट देखो, यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी इक्वल देगा 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल देगा 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल देगा 6 सेंटीमीटर। तो इसने बोला है एंगल बी क्या होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप सिंपल सी बात ये देखिए, सबसे बड़ी साइड कौन सी? यहाँ पे ए सी। ए सी का जो स्क्वायर होगा 144 होगा, और ए बी का स्क्वायर यहाँ पे 6√3 का स्क्वायर यदि करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 36 × 3, मतलब क्या आएगा हमारे पास? 108 आएगा। ठीक है। और ऐसे ही यदि हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36। इसका मतलब यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 144। इसका मतलब है हमारे पास कि जो बड़ी जिस भी क्वेश्चन में बड़ी साइड का स्क्वायर यदि अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है तो वो एक राइट ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है, क्योंकि ये तीनों साइड अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है? बड़ी साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब राइट ट्रायंगल है। यदि ये तीनों साइड इक्वल होती तो ये इक्वल ट्रायंगल होता, और यदि इसमें 2 साइड इक्वल होती तब हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 12 का स्क्वायर वो 144 है और इन दो का स्क्वायर का सम भी क्या है? 144, इसलिए ये राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल के अंदर बड़ी साइड के अपोजिट एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। तो इसका आंसर है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर यहां करते हैं एफ। अ डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ ऑन द टॉप विल बी। जब भी किसी डाइस को आप थ्रो करते हो, यदि ये क्वेश्चन आपके पास आता है ऑब्जेक्टिव, तो इसका आंसर 1/2 है। ऑड नंबर की बात करेगा, इवन नंबर की बात करेगा, प्राइम नंबर की बात करेगा, तो आपका आंसर 1/2 होगा। आप डायरेक्टली 1/2 को टिक मार सकते हो। ठीक है। पर यदि आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते हो तो ये रहा टोटल आउटकम्स। क्या है यहाँ पे? क्योंकि डाइस में आपके पास 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल आउटकम आपके 6 हो गया। फेवरेबल आउटकम मतलब आपके जो फेवर में है, क्योंकि ऑड बोला तो 1, 3 और 5 है, तो इसका मतलब 3 आपके पास फेवर में है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, मतलब 1/2। ऐसी यदि आप, फिर से बता रहा हूं मैं, यदि आपके ऑप्शन की बात करेगा तो आप डायरेक्टली 1/2 लगा सकते हो। यदि ऑड बोलेगा तब भी 1/2 है, इवन बोलेगा तब भी 1/2, और यदि प्राइम बोलेगा तब भी 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है। आप करके देख सकते हो, मैंने ऑड का यहाँ सॉल्व किया है, आप इवन के लिए भी देख सकते हो, आप और आप प्राइम नंबर के लिए भी देखोगे तो उसका आंसर 1/2 ही आएगा। ठीक है। जी पार्ट देखते हैं इसका, द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस r विल बी। तो एरिया ऑफ सर्कल आप सभी को पता है πr² होता है, ये आपने 8 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया b। ठीक है। तो डायमीटर, यदि आपको डायमीटर देने का आपको स्फीयर का, तो आपने क्या लिख दिया? पहले इसका रेडियस निकाल दिया, और सरफेस एरिया जो उसका होता है 4πr² होता है आपका स्फीयर का सरफेस एरिया। तो यहाँ पे 4 × 22.7 × 7 × 7। ठीक है। अब 7 कैंसिल हो गया, तो 4 × 22 88 × 7 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट के जीप एस तक पार्ट था जो हो चुका है,
अब आपका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं और आपके पास जो टर्म है, देखो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म है और एक्स की टर्म है, जो आपके कोफिशिएंट टर्म है वो नहीं है, ठीक है। जब भी ऐसे कुछ दिया होता है तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म भी होती है, एक्स की टर्म भी होती है और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म दे रही है और एक्स की टर्म दे रही है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे? कॉमन लोगे। क्या लोगे? कॉमन। तो यहाँ पे आपने देखा 8x आपका कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? 2x - 3, ठीक है, इक्वल टू 0। एक बार 8x को 0 के बराबर लिया, एक बार 2x - 3 को 0 के बराबर लिया, तो 8x बराबर 0, तो x बराबर 0 हो गया। और यहाँ पे आपके पास 2x - 3 = 0 है, तो 3 इधर माइनस के जाके प्लस का हो गया, और 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इफ tan a बराबर cot b, प्रूव दैट a + b बराबर 90। जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आता है tan a बराबर cot b या cos 90 - a बराबर sin b, जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कि जहां पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई एंगल टेबल में आपकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब भी एंगल टेबल में कोई वैल्यू नहीं होती तो आप जो यूज करते हो वहां पे आप यहाँ पे क्या करोगे? आप इसको स्प्लिट करोगे। क्या करोगे? स्प्लिट, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा, जब भी एंगल टेबल में वैल्यू नहीं होती तो आप स्प्लिट वहां पे करते हैं। तो मैंने यही किया। देखो यहाँ पे पहले हमने tan a था, tan a को क्या कर दिया मैंने? cot 90 - a। तो tan a किसमें चेंज होता है? cot में, पता है आपको, और 90 - a में, मतलब कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये रहा, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, क्योंकि आप जो 10th क्लास में हो तो यहाँ पे आपका सारा जो चलेगा वो चलेगा 90 - a के अबाउट चलेगा, 90 - थीटा के अबाउट चलेगा, ठीक है। मतलब इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं जब आप चेंज करते हो। 90 - थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ऐसी यहाँ पे cot 90 - थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा। ऐसी sin 90 - थीटा किसके बराबर होगा? cos थीटा के होगा। और cos 90 - थीटा tan थीटा sin थीटा के बराबर होगा। ऐसी cosec 90 - थीटा किसका होगा? sec थीटा के बराबर होगा। ऐसी sec 90 - थीटा cosec थीटा के बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, तो आप ढंग से इन क्वेश्चन करना। इन क्वेश्चन कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक को चेंज करना है, 2 में से एक को चेंज करना है। tan को चेंज करना, cot 90 से cot से cot कैंसिल करके दिखाते नहीं है, कैंसिल कर दिया यहाँ पे हमने। तो 90 से बराबर b हो गया, तो माइनस का के प्लस का, तो a + b बराबर 90 डिग्री आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन चाहे रिलेशनशिप के अबाउट आए या क्वेश्चन कभी ऐसे दे देता है कि मीन आपको गिवन है, मीडियन गिवन है और मोड निकालना है, तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। या मोड गिवन है, मीडियन गिवन है और मीन निकालना है, तब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ये जो रिलेशन है, ये एक फॉर्मूला है, वो है 3 मीडियन। जो 3 मीडियन होता है वो 2 मीन और 1 मोड के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ m/n। एक नंबर m/n की फॉर्म में है। मेंशन द कंडीशन गेट दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होगी? फिर से बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन बोलेगा रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होगी, तो आप सिंपल सी बात ही है कि m और n आपके पास इंटीजर होने चाहिए, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और जहां पर n 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपके पास होगा रेशनल नंबर के अबाउट। यदि यही क्वेश्चन आता कि m और m/n क्या है, यहाँ पे आपके पास एक नंबर है और इसको कंडीशन बतानी थी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तब उस कंडीशन में क्या होता कि m और n वही है, इंटीजर्स हैं, और जो n होता है, जो n है, जो डिनोमिनेटर है, वो 2 की पावर m और 5 की पावर m में होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आंसर ये रहेगा, m और n इज एन इंटीजर। बस यहाँ पे जो n हम नॉट इक्वल टू 0 लगा रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे n इज इन द जो फॉर्म ऑफ, लिखेंगे हम 2 की पावर p एंड 5 की पावर q, ठीक है। मतलब 2 की पावर p और 5 की पावर q में ही होना चाहिए यदि आपको टर्मिनेट करना है। और इसी कंडीशन में यदि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो लिखना वही है, m और n आपके पास इंटीजर्स हैं और जो n है इस बार 2 की पावर p और 5 की पावर q के अलावा कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रोबेबिलिटी P आपके पास 0.65 दे रही है आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P नॉट E? जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि प्रोबेबिलिटी आपको दे रही है, प्रोबेबिलिटी नहीं नॉट E की निकालनी है, या गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रही है, गेम ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो, या सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी देगी, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी,
जब भी कोई प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है, मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, उस कंडीशन में आपको बताइए कि प्रोबेबिलिटी नॉट ई बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। मतलब किसी घटना का होना प्लस किसी घटना का ना होना बराबर 1 के होता है, ठीक है भाई, ये ध्यान हमेशा, किसी घटना का होना किसी घटना का ना होना किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यदि इसी क्वेश्चन में आपको मिले कि सेम बर्थडे की प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी निकालो, ठीक है, या आपके पास जीतने की प्रॉपर्टी दे रही है और ना जीतने की प्रॉपर्टी निकालनी है, तब भी आप यही यूज करोगे। तो प्रॉपर्टी नॉट ई बराबर होता है 1 माइनस प्रॉपर्टी ई, मतलब 1 माइनस 0.6 आपके 65 इक्वल्स टू 0.35 आपका आंसर। 7th क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, यहाँ पे देखिए ढंग से, यहाँ पे राइट डाउन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स निकालने। तो रूट्स जब निकालने होते हैं तो फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 1, 2, x, 3 एंड 4 इज 2। ये लास्ट पेपर मैंने कराया था। ये आपके पास इसके मीन देर का आपके पास x निकाला, तो मीन का फॉर्मूला आपको बताइए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सबका हमने सम किया, देखो यहाँ पे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है, आपने मीन की वैल्यू रखी 2 और सबका सम कर दिया। यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 क्या आएगा, 10 आएगा, और x आपके पास x एक वेरिएबल है तो x 10 से प्लस नहीं होगा, ये ऐसी का ऐसे रहेगा। ये क्रॉस कर दिया, 5 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा। 5 × 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 10 प्लस कर दिया माइनस का, और ये x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ साइन a बराबर 3/5, इस क्वेश्चन में tan a भी आ सकता है, इस क्वेश्चन में cot a भी आ सकता है, इस क्वेश्चन में आपका cos a भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको एक रेशो दिया हो और अदर रेशो निकालना हो, आप यहाँ पे साइन a बराबर लिखा 3/5 बराबर, मतलब साइन किसके इक्वल होता है, हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने एक फिगर बना दी, फिगर बनाने में क्योंकि आपका एंगल यहाँ पे है, मैंने a को यहाँ प्रायोरिटी दी है, देखो यहाँ पे a इसलिए प्रायोरिटी दी क्योंकि ए यदि मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपके लिए बेस हो जाएगा, और ये आपके लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपने करा वैल्यू रख दी 3 और 5 की वैल्यू रख दी, और यहाँ पाइथागोरस लगा दिया। ये AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखी आपने, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर, प्लस कर जाएगा माइनस का, 25 - 9 कितना 16, AB का स्क्वायर जाएगा रूट 16, तो AB बराबर 4 आपका आ गया आंसर, ठीक है। जैसे 4 आया तो आपको निकालना था cos A, तो आपने cos A बराबर AB की क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन मिले तो हमेशा याद रखना कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन क्या है। देखो ट्रिग्नोमेट्री साइन A साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है भाई। ऐसी cos A होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो tan A होता है, tan A किसका होता है, साइन अपॉन cos A होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक है। और इनके जस्ट अपोजिट कौन होते हैं, साइन A का अपोजिट होता है cos A के, ठीक है। मतलब अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, मतलब यदि साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसी cos का उल्टा होता है sec A, मतलब यदि ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, cot A बराबर हो जाएगा cot A बोलो, cot थीटा बोलो, cot फाई बोलो, बात एक ही है, ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमेशा ये याद रखना आप अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ पॉइंट x और y इज एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट दिस एंड दिस, तो शो दैट द रिलेशन। जब भी कोई पॉइंट किसी 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस में होता है, इन दैट कंडीशन उनकी जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट P है x और y जो 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, तो मैंने सीधा कर दिया जो AP इक्वल्स टू किसके है, BP के, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था आपको, AP इक्वल्स टू BP के है। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो AP का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BP का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे करो, देखो यहाँ पे x2 - x1 होता है ना, तो कहीं AP बोला मैंने तो P के पॉइंट x2 y2 है और A के पॉइंट x1 y1, ठीक है। ऐसे BP बोला तो P के पॉइंट x2 y2 और B के पॉइंट x1 y1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, ऐसी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग हो गया तो इसलिए रूट नहीं लगा, जो डिस्टेंस फॉर्म में लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने सॉल्व किया इसको, x - 5 का होल स्क्वायर
क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। मैंने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, और आपने देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 25 प्लस 1 क्या हो गया 26 माइनस 10x ऐसी का ऐसी माइनस 2y ऐसी का ऐसी। अब यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 25 26 प्लस 2x माइनस 10y, 26 कैंसिल। अब आप बोलो सर आपने यहाँ पे ये भी प्लस प्लस का था, ये भी प्लस का था, आपने इसको कैंसिल भी करा कि बेटा, क्योंकि आपको पता है कि इक्वल के यदि हम कोई भी नंबर को मूव करेंगे तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, y वाले एक तरफ ले लिए और x वाले एक तरफ ले लिए, तो यहाँ पे क्या करा, y वाले माइनस का दे के प्लस का हो गया और x यहाँ माइनस का दे के प्लस का हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 2y में से 10y कैंसिल हुआ, 8y बचा, और 2x प्लस 10x क्या हो गया, 12x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 2 8 4 3 12, यहाँ 2y इक्वल्स टू 3x जो मुझे आंसर चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बैग कंटेन 5 ब्लैक 7 रेड और 3 व्हाइट बॉल करा है, और इसको रेंडमली हमने चूज करना है। क्या चूज करना है, हमने प्रॉपर्टी किसकी निकालनी है कि जो बॉल है वो क्या होनी चाहिए, हमारी ब्लैक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास 5 ब्लैक 7 रेड और 3 व्हाइट बॉल्स हैं, एक मैंने बैग में रख दी है, और मैंने रेंडमली एक बॉल को मैंने लेना है, और मैंने बोला है कि भाई वो बॉल ब्लैक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, पहले टोटल नंबर आउटकम्स कितने, 5 ब्लैक बॉल है, 7 रेड बॉल है और 3 व्हाइट बॉल, मतलब 15 बॉल आपके पास है। नॉट ब्लैक बॉल मतलब कि आपके ब्लैक नहीं होनी चाहिए, मतलब रेड और व्हाइट चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 10 आपके पास फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स, मतलब 10 अपॉन 15, मतलब आपका 2 5 2 10 5 3 15 2 अपॉन आपके पास 3 आपके पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब भी आपके पास ऐसे होता है आप a इंटू सी करोगे, a इंटू सी करा तो 9 इंटू कितना आ गया आपके पास माइनस 20 आ गया, तो ठीक है, कितना आ गया माइनस 180 आपके पास आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है कि क्योंकि a इंटू सी नेगेटिव है, मैंने बताया था a इंटू सी यदि नेगेटिव होता है तो जो आप स्प्लिट करोगे वो नेगेटिवली स्प्लिट करोगे, मतलब माइनस करके आपके पास 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपके पास 180 आना चाहिए। ध्यान रखने बात, a इंटू सी यदि नेगेटिव है तो माइनस करके आपके पास 20 का नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और यदि a इंटू सी पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिवली स्प्लिट करोगे, बस कहने का मतलब ये है बस, ठीक है। तो आपने करा 15x माइनस 12x, मतलब आपको माइनस करके आपको 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके आपका 180 आ रहा है, ठीक है। आप बाहर माइनस करता है, अंदर साइन चेंज, माइनस का 15x प्लस का 12x माइनस 20, यहाँ कॉमन लो, 3x कॉमन तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 5, यहाँ प्लस का है तो प्लस का कॉमन 4 ले लो तो 3x माइनस 5। और एक बात ध्यान रखना, दोनों ब्रैकेट यदि आपके सेम है तभी आपका ये आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। फिर 3x माइनस 5 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा यहाँ का 3x और यहाँ पे प्लस का 4 बराबर 0। अब एक बार 3x माइनस 5 बराबर 0, एक बार 3x प्लस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 5, x बराबर 5/3 और ये 3x बराबर माइनस 4, x बराबर माइनस 4/3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन 13 में क्या बोला है, देखो यहाँ पे, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी, आपके पास टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री। इंक्लाइन कितना कर रहा है, 80 डिग्री में कर रहा है, हाँ है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको निकालना है पी ओ ए निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन देगा तो सिंपल सी बात है, देखो आपको क्या पता है, जो एक्सटीरियर पॉइंट से ये आपके पास सर्कल है, एक्सटीरियर पॉइंट से दो इक्वल टेंजेंट आपके ड्रॉ होते हैं, आपको बताइए, हाँ है ना। और दूसरी बात, जो सेंटर से जो एक्सटीरियर एंगल को मिलाने, एक्सटीरियर पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो बाइसेक्ट करती है किसको, सेंटर को और एक्सटीरियर पॉइंट को, ठीक है। ध्यान रही बात, तो यहाँ पे मैंने यही किया, मैंने यहाँ पे जब 80 डिग्री देखा था तो मैंने लिख दिया एंगल ए पी ओ और ओ पी ए ओ पी बी किसके बराबर ले लिया मैंने, 40 डिग्री ले लिया मैंने यहाँ पे। फिर मैं इन ट्रायंगल किस में आया, इन ट्रायंगल ए ओ पी में आया, क्या देखा मैंने, ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री हो गया, हाँ है ना, ये 80 डिग्री था ना, और यहाँ मैंने बता दिया ये 40 डिग्री हो गया और ये मुझे निकालना है, बराबर इसके 180 है, क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, आपको बताया ना ये ट्रायंगल के तीनों एंगल सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 40 यहाँ पे निकालना है मुझे, दोनों प्लस किया 130 आया, प्लस का जाएगा माइनस का 180 माइनस 130 50 डिग्री आपका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल एबीसी आपके पास डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है। जब भी आपके पास कोई भी ट्रायंगल में डी पैरेलल टू बीसी आपको दे रखा है, ठीक है, पहले दे रखा, और एडी एक्स दे रखा, एडी आपके पास क्या है, एडी अपॉन डीबी आपके पास देगा 2/3 देगा आपको, और ईसी आपको 6 देगा, और ए आपको निकालना है। तो यहां पे जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन मिलता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जब कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो वहां पे हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे बिना देखे, बिना आंख बंद करके आप सीधा बीपीटी थ्योरम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बीपीटी थ्योरम लगाई, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल टू बीसी, तो एडी अपॉन डीबी किसके बराबर, ए अपॉन ईसी। तो यहाँ पे 2/3 वैल्यू दे रखी थी, ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, और ईसी वैल्यू मुझे 6 दे रखी है। यहाँ पे क्रॉस कर दिया मैंने, क्या आ गया यहाँ पे 3 2 6, यहाँ 4 आ गया, मतलब ए की वैल्यू मेरी 4 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 4830, मतलब 4830 एंड 759, कि मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये डिवीजन मेथड आपने पहले भी कर रखा है, एचसीएफ निकालना डिवीजन मेथड आपने पहले भी कर रखा है, उसी डिवीजन मेथड को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जैसे 4830 यहाँ पे मेरे पास नंबर है, मैंने किससे डिवाइड किया उसको, मुझे दूसरे का 759 से मैंने इसको डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ, 6 बार, और रिमाइंडर मेरा क्या है 276 मेरा रिमाइंडर आया। अगेन फिर मैंने क्या किया, जो मेरा डिवाइजर था वो किस में चेंज हो गया, डिवाइडेंड में चेंज हो गया, और जो मेरा रिमाइंडर है वो किस में चेंज हो गया, मेरा डिवाइजर में चेंज हो गया, ठीक है भाई। फिर से मैंने डिवाइड किया, कितनी बार हुआ, 2 टाइम हुआ, और 207 मेरा रिमाइंडर आ गया। फिर अगेन मैंने क्या किया, जो मेरा डिवाइजर है वो किस में चेंज हो गया, डिविडेंड में हो गया, और रिमाइंडर मेरा किस में हो गया, डिवाइजर में। फिर से डिवाइड किया 1 टाइम, 69 मेरा रिमाइंडर आया। फिर अगेन मैंने किया, यहाँ पे 207 मेरा क्या है, डिवाइडेंड में चेंज हो गया, और मेरा 69 डिवाइजर में, और ये 3 टाइम करके ये क्या गया, रिमाइंडर 0। इस जो पूरे प्रोसेस को हम तब तक करते रहते हैं जब तक मेरे रिमाइंडर 0 आ जाए। जहां मेरे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब मेरे जो 69 जिस डिवाइजर से मेरे रिमाइंडर 0 आता है वो डिवाइजर मेरा एचसीएफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में आ जाओ। क्वेश्चन 15 था, क्वेश्चन 16 में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास क्या बोला इसने, देखो ढंग से, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी बराबर 7 है और 22 टर्म इज 149 है। आपके पास क्वेश्चन में S22 निकालना है। देखो टर्म्स बोला, इसका मतलब क्या है, ये सम टर्म्स है, सम का है। ये टर्म बोलता तो A22 होता, ठीक है भाई, ये ध्यान में। S22 निकालना है, D 7 है और A22 149। तो मैंने A22 का फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास इसी का फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, और इसका ही क्योंकि मुझे निकालना है तो बाद में करेंगे यूज, ठीक है। A22 बराबर क्या होता है, A + 21D, ठीक है। तो A22 की जगह 149, A मुझे निकालना है, और 21 इंटू डी की वैल्यू क्या है, मेरे पास 7 है। अब बहुत से बच्चे बहुत से फॉर्मूले ये भी करते हैं कि भाई सर इसका फॉर्मूला तो ये होता है कि AN बराबर A + n - 1 इंटू डी। बेटा बात तो एक ही है, यदि आप यहाँ 22 रखोगे तो A प्लस कितना हो जाएगा, 22 - 1 इंटू डी होगा। तो मतलब बात तो हुई A + 21D। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले भी मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन मिले तो आप सीधा यहाँ पे डेट, यदि 30 टर्म की बात करेगा तो मैं A प्लस कितना लूंगा, D 29D लूंगा, ठीक है, ये ध्यान रहे आप। तो यहाँ पे मैंने कर दिया A22 बराबर A + 21D। तो यहाँ पे करा वैल्यू रखी मैंने, यहाँ पे 21 की 7 से मिला 147 प्लस कर दिया माइनस का क्या आ गया 2, A की वैल्यू 2 आ गया आपके पास। अब S22 निकालता है, S22 बराबर होगा 22/2, मतलब n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1D। n कितना है 22 था तो 21D हो गया, कोई दिक्कत, कैंसिल हुआ। यहाँ पे A की वैल्यू की 2 × 2 + 21 × 7, यहाँ पे क्या है 4 + 157, यहाँ प्लस क्या आपने 151 की लाइन से 1661 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, इफ 1,1 7,-3 12,2 7,21 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज 132 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे आपको क्या देगा, ABCD एक आपका क्वाड्रिलेटर देगा जिसके पॉइंट आपको दे रखे हैं, और इसने बोला कि इसका जो एरिया है पूरे क्वाड्रिलेटर का 132 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। तो जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन होता है तो आपने क्या किया, पहले इन ट्रायंगल ABC लूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला जो उसका होता है वो जरा ढंग से देख लेना, वो होता है 1/2 ब्रैकेट में पहले x1 फिर प्लस x2 फिर प्लस x3, ये होता है आपका फॉर्मूला। x1 है तो y2 - y3 है, x2 है y3 - y1 है। देखो चला कैसे, क्योंकि क्या चलता है
1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 1 है तो यदि x1 है तो y 2 और 3 होगा, x2 है तो y 3 और 1 होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे यदि x3 है तो y 1 और 2 होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, ध्यान रखना ये बात। तो मैंने ऐसे किया, देखो यहाँ पे यदि x क्या था 1 था तो 1 है तो y कितना है -3 -2। ठीक है भाई, यदि x कितना है 7 है तो y कितना है मेरे पास 2 -1। ठीक है, और यदि x कितना है 12 है तो क्या होगा 1 + 3, मतलब पीछे वाले साइन चेंज। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जैसे आपको सॉल्व करोगे क्या आएगा 1 × -5 + 7 × 1 + 12 × 4, तो कितना आ गया यहाँ पे आपके पास -5 + 7 + 48। यहाँ पे आपने करा 50, तो 2 में से 50 का 25 स्क्वायर रूट आपके पास आंसर। ऐसी दूसरा ट्रायंगल आप लोगे, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए आपको ट्रायंगल बनाने पड़ेगा और ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे करा ऐसी ट्रायंगल फॉर्म बाय द ACD। अभी देखो ये x1 है 1, तो ये 2 - 21, ये क्या है 12, तो 21 - 1, यदि ये क्या है 7 तो 1 - 2, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या था x1 y2 - y3, मतलब पीछे वाले साइन चेंज। ध्यान, अब फॉर्मूले की पुटिंग क्या है बहुत से बच्चे नहीं कर पाते, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा फॉर्मूले की पुटिंग में क्या होता है, जो आपका नेगेटिव यदि फॉर्मूला है मेरे पास, यदि यहाँ पे मेरे पास y2 - y3 है, मतलब जो y2 है वो नेगेटिव है, तो उसका मतलब क्या है जो मैं पुटिंग करूंगा तो मैं उसके साइन चेंज कर दूंगा। और यदि यहाँ पे y2 - y3, y2 यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे जो भी होगा वो ऐसी का ऐसे रहेगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, पुटिंग करते हुए यदि आपके फॉर्मूले में नेगेटिव है तो साइन चेंज करोगे, यदि आपके फॉर्मूला पॉजिटिव है तो आप साइन चेंज नहीं करोगे, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में के अंदर जो x1 जो आगे वाले हैं वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो ऐसी कैसी रख रहे हैं हम, और पीछे वाले की साइन चेंज कर रहे हैं हम, ऐसी ऐसी पीछे वाले साइन चेंज, ऐसी कैसी पीछे वाले साइन चेंज। ऐसे हम डिस्टेंस फॉर्मूले करते हैं हम क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर करते हैं, हाँ है ना, मतलब x2 ऐसी कैसी x1 के साइन चेंज, ऐसी y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं, मतलब y2 ऐसी कैसी y1 के साइन चेंज। ठीक है, ध्यान रही बात आप। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 × -19 + 12 × 20 और 7 × -1, तो यहाँ पे क्या गया -19 + 240 - 7, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 214 और क्या आ गया 107। अब बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होगा, सर यदि बाई चांस की बात है ये नेगेटिव निकल जाए तो क्या हमारा आंसर गलत हो गया? नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप क्या कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में एरिया कभी नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव आ सकता है, पर जब एरिया नेगेटिव आएगा तो हम नेक्स्ट लाइन से उसे पॉजिटिव कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो एरिया है, कोई लेंथ है, कोई किसी एज है, किसी की लंबाई चौड़ाई एज या क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव ही होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है भाई, जब मैं लेंथ मेजर करना है मैं लेंथ तो ये बोलूंगा 10 मीटर की लेंथ है या 12 मीटर की लेंथ है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा -10 मीटर की लेंथ है, ऐसे नहीं बोल सकते हम। किसी की एज में बोलूंगा भाई लेट द एज ऑफ, मैंने कहा हरी की एज, तो हरी की एज क्या होगी 1 साल की होगी, 2 साल होगा, 3 साल होगा, हरी -10 साल का तो नहीं होगा, हाँ है ना, क्योंकि कोई भी जो लेंथ ब्रेथ हाइट या आपके पास किसी एज वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पे यदि एरिया नेगेटिव लगा तो उसे पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास आया तो एरिया ABCD इसके बराबर हुआ, दोनों ट्रायंगल को प्लस कर दिया, क्या आ गया आपका 25 + 107 132 स्क्वायर यूनिट, जो आपको पता था। अब यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखते हैं हम? यूनिट्स का मतलब क्या है? क्योंकि यूनिट्स में देखो यहाँ पे आपको नहीं पता ये मीटर में है, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो इसलिए आप यूनिट्स लिखते हैं, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स लिखा जाता है। ठीक है, देखो अब 18 क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, प्रूव दैट 1 + sec A अपॉन sec A बराबर sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। क्या करेंगे एलएचएस लेंगे 1 + sec A अपॉन sec A। जब भी क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जहाँ पे आपके पास जहाँ पे आपका sec या cosec में, tan में, cot में हो, तो सबसे पहले काम ये होगा इसको चेंज करो, कन्वर्ट करो, क्योंकि sec x क्या होता है 1/cos A, आपको पता ही है। तो यहाँ पर 1 + 1/cos A और यहाँ पे ऐसे 1/cos A, एलसीएम लिया, यहाँ पे cos A + 1 अपॉन cos A और यहाँ 1/cos A, cos A कैंसिल हो गया और क्या बच गया आपके पास? आपके पास सब बच गया 1 + cos A बच गया। ठीक है, अब आंसर परंतु आंसर मुझे क्या चाहिए था? आंसर मुझे चाहिए था sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A, पर मुझे निकला क्या आंसर? आंसर मुझ पर निकला क्या है? निकला है मेरे पास 1 + cos A। तो हमने क्या किया, इसको रेशलाइज किया। अब बोलोगे सर आप तो रेशलाइज डिनोमिनेटर का होता था, यहाँ पर आप न्यूमरेटर क्यों कर रहे हो? तो बेटा क्योंकि हम देख रहे हैं आंसर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे 1 - cos A चाहिए था
और ऊपर मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। जब करी तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये नीचे ऐसी का ऐसी रहा। और 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर है, वो आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप फिगर देख लो, ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, ये आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, ये आप खुद समझ के खुद कर लेना, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सुन लो यहाँ ढंग से। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, इन द फिगर, ये फिगर है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या देगी, इसकी जो साइड ऑफ स्क्वायर देगी आपको 40 सेंटीमीटर देगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे ऐसे ऐसे आए, चाहे एक ऐसे आता है। फिगर में आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये होगा हाँ आपके पास, और इसमें ये होगा आपके पास, और इसमें ये दिया होगा, ठीक है, ऐसे दिया होगा। मतलब फिर से बता रहा हूं मैं, ये आपके पास स्क्वायर है और आपको ऐसे जोड़ा होगा ये, ठीक है। इसमें आप बोले, इसमें भी आप बोलेगा एरिया ऑफ सेडिशन, आपको ये निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर फिगर तो अलग अलग है, बेटा फिगर अलग है, पर एक ढंग से देखो कि दोनों में जो शेडेड है किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर। यहां भी स्क्वायर के अंदर शेडेड है, यहां भी स्क्वायर के अंदर शेडेड है। यहां भी देखो, यहां पे 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बनेंगे, एक 4 क्वाड्रेंट नहीं है, 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बनेंगे, एक सर्कल बनेंगे। बता रहे हैं आपको, ये 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। हाँ, क्या बनाते हैं, एक सर्कल। यहां पे 2 सेमी सर्कल मिलके क्या बना रहे, एक सर्कल बना रहे। इन दोनों का आंसर सेम मिलेगा, ध्यान ना, क्वेश्चन सेम है, फिगर भले ही अलग अलग है, पर क्वेश्चन दोनों का सेम है, क्योंकि शेडेड एरिया दोनों के अंदर ही है। स्क्वायर के अंदर है, यहां भी स्क्वायर के अंदर शेडेड एरिया, यहां भी स्क्वायर के अंदर शेडेड एरिया है। स्क्वायर के अंदर यहां पे क्या है, 2 सेमी सर्कल है। कितने सर्कल है, 2 सेमी सर्कल है। यहां पे स्क्वायर के अंदर 2 सेमी सर्कल है, और यहां पे स्क्वायर के अंदर 4 क्वाड्रेंट है। बात तो एक ही है, 2 सेमी सर्कल को से मिलकर क्या बनता है, एक सर्कल बनता है, और 4 क्वाड्रेंट से मिलकर क्या बनता है, एक सर्कल ही बनता है, ठीक है। तो यहां पे आपकी गिवन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर 40 सेंटीमीटर। यहां पे आपका इस फिगर के लिए भी क्या लिखोगे, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या लिखो, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर। यहां पे रेडियस ऑफ क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल की जगह क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या लिखोगे 7 सेंटीमीटर ही लिखोगे यहां पे, ठीक है। फिर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बड़ा क्वेश्चन मार्क, यहां पे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है। यहां भी एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ही है, ध्यान है, स्क्वायर के अंदर ही है। ये फालतू चीजें जो ये साइड में बना रही है, स्क्वायर के अंदर ही है, ठीक है। -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो यहां पे क्या होगा, -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो यहां भी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्यों होगा पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनता है। अब यहां पे करोगे 14 का स्क्वायर -22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 196, और 22 इंटू 7 कितना है 154, 196 से 154 कैंसिल हुआ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। और इसका आंसर भी सेम 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। करके देख लेना, करके क्या देख लेना, आपको मैं बता ही दिया मैंने सबको, और एक बार देख भी लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम 9.11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब कि आप एक फ्रैक्शन है वो 9.11 बन रहा है, कब, जब आप उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले फ्रैक्शन ले लिया, x/y ले लिया, और मैंने x में 2 प्लस किया, y में 2 प्लस किया, 9.11 हो गया। क्रॉस किया मैंने यहाँ पे, क्रॉस जब किया 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। फिर वही आपने x को अकेला करना बताया था। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है स्टेटमेंट का, तो उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना, वो इजी पड़ता है, ठीक है। तो आपने कर दिया यहाँ पे, इस प्लस को करके माइनस कर दिया, और आपके पास ये 11 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस बार क्या होगा आपके पास x प्लस 3 और y प्लस 3 होगा, ठीक है। क्या होगा आपके पास x प्लस 3 और y प्लस 3 होगा, और क्या हो गया 5.6 बन गया। फिर वही क्रॉस करा आपने, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। फिर वही इसको इधर मूव कर दो, तो 5y माइनस 3 और यह 6 मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू ये थी, यहाँ पे ये
दोनों को आपने फिर क्रॉस किया, यहाँ से y की वैल्यू जैसी आई आपने पुटिंग किस में करी, इक्वेशन 1 में करो या इक्वेशन 2 में करो, बात एक ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बोल के करा रहा हूँ क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले भी करा रखा है ये क्वेश्चन लास्ट असेंबली पेपर में, और इतना तो आपको आता ही होगा कि क्रॉस करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, बस आपको मैंने बता दिया कि जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे तो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि वो इजी पड़ता है आपको। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, आपको सारे वेरिएबल और नंबर एक तरफ लाने और एक्स को अकेला करना है। ऐसे यहाँ पे सारे पहले क्रॉस किया, सारे मल्टीप्लाई करा, सारे वेरिएबल नंबर एक तरफ कर दिया और एक्स को अकेला कर दिया। देखो यहाँ पे फिर फॉर्मुलेशन 1 और 2 करा, उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया y 9 आ गया और x 7 आ गया आपको। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या आ गया 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है आपके पास। क्या बोला गया है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 km upstream than return to downstream to the same spot, find the speed of the stream। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है, पहले से करा रखा। तो यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ मैं कि जब भी कोई भी बोट, कोई भी आदमी जब भी नदी में तैरता है तो वहां पे 2 स्पीडें काम करती हैं। पहली स्पीड आदमी या बोट की खुद, और दूसरी स्पीड जो आपके पास नदी की स्पीड। ठीक है, और इन दो को मिलके ही आप क्या करते हो, अपस्ट्रीम चलते हो या डाउनस्ट्रीम चलते हो रिवर के। अपस्ट्रीम मतलब आप रिवर के अगेंस्ट चलना, जहां पे आपकी स्पीड और रिवर की स्पीड माइनस होगी, और डाउनस्ट्रीम मतलब आपके रिवर के साथ चलना, मतलब जहां पे आपकी स्पीड और रिवर की स्पीड दोनों प्लस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम x km/h करा, तो बोट की स्पीड 18 km/h है, तो इसलिए 18 + x या 18 - x। ठीक है, ध्यान है ये बात। ठीक, बहुत से बच्चे x - 18 करते हैं, बेटा गलत है, क्योंकि आपके पास x स्ट्रीम की स्पीड है, मतलब नदी की स्पीड है, वो हमेशा कम होती है किससे, जो भी आदमी उसमें तैर रहा है या बोट तैर रही है, तो इसलिए उसकी स्पीड में प्लस है, उसकी स्पीड में ही माइनस करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि दोनों का समय का अंतर, मतलब यदि आप अप स्ट्रीम चल रहे हो या डाउन स्ट्रीम चल रहे हो, उन दोनों के समय का अंतर कितना है, 1 घंटे का है। कहने मतलब क्या है, समय का अंतर मतलब क्या होता है वो सुनो यहाँ पे ढंग से। मैंने ए ने बोला बी को कि भाई मेरे पास 50 रुपए ज्यादा है तुझसे, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी बराबर 50 रुपए। हाँ है ना, दोनों का अंतर कितने का, 50 रुपए का है। या ए ने बोला बी को भाई मेरे पास तुझसे 50 रुपए कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, 50 रुपए का है। पर यहाँ पे पहले सेंटेंस में ए माइनस बी बराबर 50 हुआ, क्योंकि ए के पास ज्यादा थे बी से। इस बार ए के पास कम है बी से, इस बार बी माइनस ए बराबर 50 होगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा माइनस कम बराबर डिफरेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे क्या बोला इसने कि 1 घंटे का अंतर है। अब 1 घंटे का अंतर क्या होगा, जिसकी स्पीड कम होगी, सिंपल सी बात है, अप स्ट्रीम की स्पीड कम है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा है तो उसको समय कम लगेगा। इसका मतलब जो अप स्ट्रीम का टाइम है माइनस डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होगा बराबर 1 के होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन आप ट्रेन के उसमें करोगे, ट्रेन में भी यही सेम पैटर्न यूज होता है। ठीक है, यदि आपने बोला कोई ट्रेन एक्स स्पीड चल रही है और उसने 10 km/h की स्पीड उसने बढ़ाई, तो उसको 2 घंटे कम लग रही है, तो वहां भी यही सेम एसिडी चलेगा कि पहले उसकी जो स्पीड थी एक्स थी, अब उसने 10 km/h बढ़ाई है तो x + 10 उसकी स्पीड होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो जब वो x की स्पीड में था तो उसका समय क्या लग रहा था, ज्यादा लग रहा था, और जब वो x + 10 की स्पीड में हुआ तो उसका समय कम लग रहा। दोनों के समय का अंतर कितने का है, 2 घंटे का। कितने का अंतर है, 2 घंटे का। ठीक है भाई, वैसे यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे 24/18 - x माइनस 24/18 + x, एलसीएम लेंगे 18 - x 18 + x, क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 18 - x 18 + x 18 स्क्वायर - x स्क्वायर 324 - x स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल करके क्या आएगा 48x आएगा, क्रॉस कर दिया। यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये पहले भी करा रखा मैंने। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके डी के पहले, और आपको पता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनती है तो उसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, पहला स्प्लिट द मिडिल टर्म और दूसरा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और हम जब, क्योंकि हम आपके पास सी की वैल्यू और बी की वैल्यू देखो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ को पहली प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को पहली प्रायोरिटी देंगे बजाय स्प्लिट द मिडिल टर्म की। तो यहाँ पे डी निकाल दिया, अब डी निकालना अभी पहले भी सिखाया मैंने आपको, जैसे डी निकल गया फिर आप सीधा फॉर्मूले में आओगे,
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन 2 है, वैल्यू रखी। क्योंकि अब फिर से बता रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है ना, तो यहाँ पे 48 पॉजिटिव था तो माइनस हो गया। बताया था ना अभी कि जब आपके पास पुटिंग के पॉइंट नेगेटिव होता है तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस रूट के अंदर कितना 3600 और 2 × 1, तो यहाँ पे करा टेकिंग प्लस और टेकिंग माइनस। टेकिंग प्लस टेकिंग माइनस आप इसमें करते हो, इस साइन में, इधर वाले साइन में मत करना, इस वाले साइन में, एक बार प्लस एक बार माइनस करा आपने। यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे माइनस 54 आया, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती। बताया था मैंने, स्पीड, किसी हाइट, किसी का एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये नॉट इक्वल हो गया और इक्वल टू हो गया, और आपकी स्पीड ऑफ स्टीम क्या होगी 6 km/h होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, फिर से बता रहा हूँ। एक आपने राइट ट्रायंगल बनाया और इसे बनाने का तरीका मैंने बताया था, इस साइड को छोटे लेना, इस साइड को बड़ा लेना, ताकि आपको पता चल जाए ये साइड हाइट का काम कर रही है और ये एक साइड बेस का काम कर रही है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। ऐसे में डॉटेड एक लाइन ले ली, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एरिया मैंने यहाँ पे क्या बीडी लिया, किस पे, जो परपेंडिकुलर पे है एसी पर ले लिया मैंने, हाँ है ना। अब जो कंपेयर करूंगा क्या करूंगा मैं, छोटे की कंपेयर बड़े से करूंगा, बड़े वाले से। छोटा बी डी सी है, देखो इन ट्रायंगल बी डी सी लिया, तो बड़े वाला ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी होगा। क्यों, हाइट टू बेस, क्योंकि ये हाइट टू बेस है तो ये भी हाइट टू बेस चलेगा। और इसमें क्या करेंगे, वही क्या जो आपके पास, इसको क्या करोगे सिमिलर करो, कैसे, एंगल ए डी सी बराबर किसके, एंगल ए बी सी के ईच 90, दूसरा एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन एंगल, ठीक है भाई। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, क्या हो गया, सिमिलर। जैसे सिमिलर हो गया तो इनके साइडों का रेशो, फिर से बता रहा हूं मैं, बी डॉटेड नहीं लेना मुझे, बी डी नहीं लूंगा। जब बी डी लूंगा तो क्या लिया मैंने, हाइट नहीं लिया मैंने, तो क्या लिया, बेस, सी डी बेस, सी डी इसका बेस, तो बड़े बेस कौन है, बी सी बेस है, देखो बी सी बेस है ना। ऐसी छोटे वाले के लिए मैंने क्या लिया, बी सी हाइपोटेन्यूज ली, तो बड़े वाले की हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, ए सी होगी, देखो बी सी अपॉन ए सी, क्रॉस कर दिया, सी डी इंटू ए सी, इसके बाद हुआ बी सी इंटू बी सी का स्क्वायर, ठीक है भाई। ऐसी छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी डी ए, मतलब क्या लिया मैंने, बी डी ए बेस टू हाइट लिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल बी डी ए और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लूंगा इस बार, सी बी ए लूंगा, बेस टू हाइट, ठीक है। बहुत से बच्चों को ऑकवर्ड लग रहा होगा, बेटा ये ऑकवर्ड नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि हम जब हम दो ट्रायंगल की बात करें तो हमें ये पता चल जाए कि ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए हमने लेना पड़ा है इसको ऐसा। देखो यहाँ पे क्या लिया, बी डी ए लिया, मतलब बेस टू हाइट लिया, तो दूसरा ट्रायंगल नाम क्या लूंगा, सी बी ए बेस टू हाइट लूंगा, है ना। मैंने बताया भी दिया था, इस लाइन को मैंने इसलिए बड़ी की ताकि ये हाइट है और ये बेस है। जब मैंने परपेंडिकुलर खींचा तो ये हाइट और ये बेस, और इस वाले के लिए, इस छोटे वाले के लिए ये बेस और ये क्या है, हाइट का काम कर रही है। तो मेरे फिर से बता रहा हूँ, दोनों सिमिलर कर लेंगे कैसे, एंगल बी डी ए बराबर एंगल ए बी सी के ईच 90 और एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन एंगल, ठीक है। जैसे सिमिलर हुआ, देखो बी डी नहीं लेनी, फिर से बता रहा हूँ डॉट लाइन नहीं लेनी, क्या लिया मैंने, इसका हाइट ली मैंने, ए डी इसकी हाइट, तो अपॉन हाइट किसकी, बड़े वाली हाइट कौन है, ए बी, तो ए डी अपॉन ए बी लूंगा, बराबर इसकी हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी, तो और बड़े वाली की हाइपोटेन्यूज कौन से, ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी लूंगा, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी, हाइट टू हाइट, हाइट अपॉन हाइट, और हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्रॉस कर दिया, ए डी अपॉन इन डॉट ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर, दोनों को ऐड करा। जैसे दोनों को ऐड कर दिया, ए सी डॉट सी डी, ए सी डॉट सी डी प्लस ए डी डॉट ए सी बराबर बी सी स्क्वायर का इसका प्लस ए बी का स्क्वायर। फिर यहाँ से ए सी कॉमन ले लिया, सी डी प्लस ए डी किसका बराबर ए सी के, ए सी डॉट ए सी का स्क्वायर किसका, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, आपका आंसर। 24 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द पर्सन, एक आदमी ने, देखो यहाँ पे एक आदमी ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्व द एंगल्स, ठीक है, द पर्सन ऑफ दो शिप्स का 60 डिग्री और 45 डिग्री फ्रॉम द एरोप्लेन। एक एरोप्लेन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो कितनी मीटर ऊंचाई पे, जो 1000 मीटर की ऊंचाई पे एक एरोप्लेन है, उसने एक आदमी ने ऑब्जर्व किया उस पे बैठ के कि दो शिप है जो अपोजिट साइड है। कौन सी साइड, अपोजिट, मतलब एक साइड यहाँ पे और दूसरा उसके अपोजिट यहाँ पे, ठीक है।
एक का एंगल है 60 डिग्री, दूसरा एंगल है 45 डिग्री, उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और उसने बोला कि भैया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं बता रहा हूं। जब बोलेगा, देखो क्वेश्चन क्या बोला, दो शिप को ऑब्जर्व किया, ठीक है, हाइट फ्रॉम द सी लेवल इफ द शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, यदि ये क्वेश्चन अपोजिट साइड ना होकर बोलता है सेम साइड, तो इसकी फिगर ये ना होकर क्या कौन सी हो जाती है आपके पास, इसकी साइड ये ना होकर कौन सी हो जाती है आपके पास, ये फिगर हो जाती है आपके पास, ठीक है। आपने पहले बीसी लिया, बीसी बेस लिया, और दो शिप आपके पास ये और ये हो जाती है आपके पास, दो शिप ऐसे, ठीक है, ये फिगर बन जाती है आपके पास। यदि क्वेश्चन क्या होता कि भाई दो शिप एक ही और है, तो मतलब एक का एंगल कितना, यहाँ पे 60 डिग्री और एक का एंगल 45 डिग्री, ये आपके पास फिगर बन जाती है, ठीक है। कब, जब ये एक ही और बोलता, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोला है, अपोजिट साइड, और इस बार जो डिस्टेंस है वही इसको मानते हैं एक्स, हम इनके बीच की डिस्टेंस को, ठीक है। समझ में आया भाई, नहीं आया? यदि ये इसी क्वेश्चन में बाय चांस बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक ही और दोनों आपके पास शिप है, तो आपके पास फिगर ये बनेगी, एक 60 डिग्री एक 45 डिग्री, दोनों एक ही और है, और ये 1000 मीटर ये हाइट हो जाती है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में ऐसा ना बोलेगा, क्या बोला, अपोजिट साइड, मतलब कि एक यदि इधर है तो दूसरा इधर है, एक 60 डिग्री एक 45 डिग्री, ऐसे अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने किया मुझे दोनों बीच की डिस्टेंस, मैंने निकाल लिया, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, यानी एक्स मीटर ले लिया मैंने, ठीक है। अब बी ले लिया, तो tan 60 बराबर AC अपॉन BC ले लिया, तो यहाँ पे √3 बराबर क्या 1000 अपॉन BC हो गया, BC को क्रॉस किया 1000 अपॉन √3 आ गया, इक्वेशन 1 आ गई मेरी, ठीक है। फिर मैंने लिया इन ट्रायंगल ACD लिया मैंने, ठीक है, tan 45 डिग्री बराबर AC अपॉन DC, तो 1 बराबर 1000 अपॉन BD माइनस BC। देखो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, देखो BC ये रहा, और देखो BD किसका बराबर है, जब मैं CD किसका, जब मैं BD में से BC को माइनस करूँगा तभी तो CD आएगा, हाँ है ना, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया उसको BD माइनस, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया उसको BD माइनस BC ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया x माइनस 1000 अपॉन √3 क्रॉस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, x माइनस 1000 अपॉन √3 बराबर 1000, यहाँ माइनस देगा प्लस का, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे इसका, ठीक है। तो और यहाँ पे रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके मेरे पास √3 की वैल्यू मुझे दे रखी थी 1.732, क्वेश्चन में देगी, तो मैंने यहाँ पे करके यहाँ प्लस कर गया, और ये मेरे पास आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करा था, इसने ये बोला है इसमें कि जो सेंटर और जो एक्सटीरियर पॉइंट का जो एंगल है उन दोनों का सम 180 डिग्री आपको प्रूव करना है। तो मैंने गिवन लिख दिया, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और PA और PB दो आपके पास टेंजेंट है जो इक्वल होते हैं, बताया आपको, और आपको पास एंगल AOB प्लस एंगल APB किस तरह करना है, 180 डिग्री करना है। तो आपने क्या किया, नाव में आप आए, नाव में आपने क्या किया, एंगल पहले लिख दिया, एंगल OAP बराबर है एंगल OBP बराबर 90 डिग्री आपने कर दिया बाय थ्योरम। आपको पता है कि जो सेंटर से जो रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है बाय थ्योरम लिख दिया उसे। फिर आगे इनको ऑर्डिलेटर OAPB में आ गए, और मैंने कर दिया ये आपको निकालना है प्लस ये प्लस ये प्लस ये दोनों का सम, ये दोनों का 90 प्लस 90 दे रखा है, इसको 180 करके प्लस करेगा माइनस करा, और आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hemispherical bowl of internal diameter 36 cm is full of liquid, ये पूरा लिक्विड से भरा है, the liquid is to be filled in slender bottles of radius इतना and height इतना, how many bottles are required to empty the bowl। क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक मेरे पास क्या है, मेरे पास हेमिस्फेरिकल है, एक मेरे पास एक भगोना मेरे पास रखा हुआ है, एक वेसल रखा है मेरे पास, और उस वेसल से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे मैंने गिलास लिए हैं, पानी के गिलास लिए हैं, ठीक है, और उनमें उसमें मैं उसको भर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला उस जो हेमिस्फेरिकल भगोना है मेरे पास, उस या हेमिस्फेरिकल कढ़ाई है, ये वेसल जो भी बोलो आप, उससे कितने मैं गिलास भर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात ही है, पहले आप गिवन लिख दो क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कैपिटल आर लोगे 80 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है, बड़ी से छोटे में कन्वर्ट करना ना, तो कैपिटल आर। बहुत से R1 लेते हैं, R2 लेते हैं, वो तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं ये बोलता हूँ जब भी दो फिगर की बात की जाएगी और एक फिगर को आप
कैपिटल में लो और दूसरी फिगर को स्मॉल में ले लो, ठीक है। तो कैपिटल आर बार 80 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर बोतल क्या है 3 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ क्या है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। पहले मेंशन कर दो। गिवन में हमेशा जब भी आपके पास मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन आते हैं, जब भी आपके पास मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन आएंगे तभी हमें गिवन में एक तो फिगर ड्रॉ करना सीखो, फिगर ड्रॉ करो और गिवन और फिगर में ही सब कुछ मेंशन कर दो, ताकि टीचर को ये पता चल जाए कि आपने पढ़ रखा है और आपको सब पता है कि आपने कैसे कैसे फिगर में आपने मेंशन कर रखा है। इससे आपको दिक्कत नहीं आती और टीचर भी इजीली आपको मार्क्स दे देता है और आपको भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसकी रेडियस क्या है 80 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस क्या है 3, इसकी हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर, आपने पहले कर दिया। और नंबर ऑफ बोतल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल नंबर ऑफ बोतल बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर स्फेरिकल बॉल अपन वॉल्यूम ऑफ बॉटल। हेमिस्फेरिक बॉल 2/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर क्यू, और यहाँ पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ बॉटल मतलब सिलेंडर। पाई से पाई कैंसिल, 2 ऊपर 3 नीचे आ गया, और आर के बाद 3 कितना था 18 इंटू 18 इंटू 18, और आर स्क्वायर 3 इंटू 3, और एच आपके पास 6 कैंसिल करा, 4 इंटू 18 क्या 72, मतलब 72 ग्लास आप उस हेमिस्फेरिकल बॉल से भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 29 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, 27 क्वेश्चन सॉरी। द मीन ऑफ द फॉलोइंग आपको दे रखा है 62.8 आपको दे रखा है। द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी आपके पास दे रखी 50, वैल्यू ऑफ F1 और F2 निकाल। जब भी क्वेश्चन के अंदर दो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोलेगा, चाहे मीन गिवन हो चाहे मीडियन गिवन हो, कोई भी गिवन हो, तभी आपके पास यहाँ पे जब भी दो फ्रीक्वेंसी करेगा तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला तो मीन और मीडियन का लगेगा और दूसरा फॉर्मूला आपके पास सिग्मा एफ का लगता है, मतलब मीन के अंदर सिग्मा एफ बोलते हैं उसको टोटल फ्रीक्वेंसी, और मीडियन के अंदर उसको बोलते हैं स्मॉल एन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला उसका लगेगा ही लगेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देखो यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड यूज़ किया मैंने, क्लास इंटरवल दे रखा तो इससे एक्स निकाल लिया मैंने, कैसे दोनों सम करके अपॉन 2, 0 + 10 अपॉन 2 10, ठीक है। 0 + 20 अपॉन 2 मतलब 10, 20 + 40 कितना 60 अपॉन 2 30, 40 + 60 100 अपॉन 2 50, 60 + 80 कितना 140 अपॉन 2 70, ठीक है। तो क्लास इंटरवल से यदि एक्स निकालना है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके उसमें 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये जैसे मैंने कर गया निकल गया। एफ मुझे गिवन है देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या एफ एक्स मल्टीप्लाई करेगा 10 × 5 50, 30 × F1 30 F1, 50 × 10 500, 70 × F2 70 F2, 90 × 7 630, और 110 × 8 880। सिग्मा एफ कर दिया यहाँ पे, इनका प्लस कर दिया F1 + F2 प्लस इन सब का सम। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कर दिया 30 F1 + 70 F2 प्लस ये जो नंबर है प्लस कर दिया, क्योंकि आपको पता है नंबर से प्लस होता है, वेरिएबल से प्लस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बताया था मीन का लगेगा, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब आप बोल सकते हो सर आप डायरेक्ट मेथड की जगह हम यहाँ पे क्या एसयू मेथड यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। क्या हम यहाँ स्टेप डेविएशन कर सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इजी लगा तो मैंने ये लगा कर दिया, कोई वो नहीं है। अब सिग्मा एफ एक्स यहाँ 70 + 70 F2 + 30 F1 प्लस 260 यहाँ पे आ गया, और सिग्मा एफ की जगह मैं ये ना लिख के जो मुझे दे रखा है 50 वो यूज करूंगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ वगैरह क्रॉस कर दिया, यहाँ पे मैंने जैसे क्रॉस कर दिया तो 62.8 की 50 से मिला 3140 आ गया। ये यहाँ पे प्लस कर जाके माइनस कर दिया, जैसे माइनस किया मैंने तो यहाँ पे 70 F2 + 30 F1 बराबर ये आ गया। यहाँ 10 को लिया क्या आ गया 7 F2 + 3 F1 बराबर 108, इक्वेशन 1। फिर बताया था मैंने आपको, जब भी आपके पास मीन मीडियन में आपके पास दो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोलेगा तो पहला फॉर्मूला मीन और मीडियन का होता है, और दूसरा फॉर्मूला हमेशा मीन के अंदर सिग्मा एफ और मीडियन के अंदर एन का होगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ किसके 50 के बराबर है। यदि यही आपके पास मीडियन होता तो ये एन बराबर 50 होता, ठीक है, और कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पे इसको प्लस करो बराबर 50, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर माइनस का F1 + F2 बराबर 50 - 30, और यहाँ पे आ गया आपके पास इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन करना, इससे एलिमिनेशन मेथड से आपको आता ही है, करा जैसे F1 की वैल्यू आ गई, जैसे F1 की वैल्यू आई पुट करा मैंने इक्वेशन 1 में या पुट 2 पे, आपके पास इक्वेशन F2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर करें। जिनके भी उत्तराखंड बोर्ड के पेपर हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और एक और वीडियो मेरी आने वाली है, उसमें मैंने अपने आप खुद गैस पेपर बनाया मैंने अपने आप, तो वो जरूर देखना, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें से हो सकता है 40-50 नंबर का आ जाए मे बी, ठीक है। ओके, बाय।